हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। आज आपको समष्टि अर्थशास्त्र में अगला चैप्टर बताने चल रहा हूँ। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की संकल्पना क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको गणना विधि द्वारा कैसे हम प्राप्त करते हैं, घरेलू सीमा के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या होती है, चालू एवं स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, इन सभी बातों को जो है इस चैप्टर में आपको देखना है और पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। मैं सुबेदार। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आज नया क्या है। ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। आज देखिए राष्ट्रीय आय जो अध्याय 2 है, इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये देखो, राष्ट्रीय आय संकल्पना एवं गणना विधि, ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है और इसमें थ्योरी जो तुमको बता रहा हूँ इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गणना तो करनी पड़ती है, सवाल लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब तक तुम्हें परिभाषा याद नहीं रहेगा तब तक जो है कुछ भी संभव नहीं है, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट देखें, राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ज़रा इसकी परिभाषा देखो आप। ये देखो, ये कह रहा है किसी देश की राष्ट्रीय आय देश में प्रतिवर्ष उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। अंतिम वस्तु तुमको हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है और अंतिम वस्तु क्या होती है। यानी एक वर्ष के अंतर्गत कोई भी देश एक साल के अंतर्गत जो है जो अंतिम वस्तु का उत्पादन होता है उनका जो बाजार में दाम होता है उन सब के दाम के योग को कहते हैं हम राष्ट्रीय आय। समझे? तो अब राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है आपको आगे बताया जाएगा। और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत प्राप्त आय और विदेशी आय दोनों को शामिल किया जाता है। आपको हम डिटेल में आगे बता रहे हैं। अच्छा, अब राष्ट्रीय आय की गणना जो है इसका वित्तीय वर्ष, इसको याद रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के आधार पर की जाती है। ये आप देख रहे हो। और इसमें साथ ही ये आगे देखो जरा, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल की जाती है। ये आप देख रहे हो, है ना। तो अब आगे यहाँ नीचे जरा देखो, देश की घरेलू सीमा एवं विदेशों से अर्जित आय का योग होता है राष्ट्रीय आय। अभी डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब ये जो परिभाषा जो देख रहा है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक, भौतिक का मतलब जो आंख से दिखाई देता है, अभौतिक का मतलब जो आंख से दिखाई नहीं देता है, जो अदृश्य वस्तुएं होती हैं, और सेवाओं का जो वास्तविक योग प्राप्त होता है वही शुद्ध वार्षिक आय कहलाती है। तो फिर आगे देखते हैं जरा डिटेल में कि ये क्या बता रहा है। ये देखो, पहले सामान्य निवासी की बात यहाँ हो रही है। पहले इसमें देखो आप, एक सामान्य निवासी उस व्यक्ति अथवा संस्था को कहा जाता है जो कि सामान्य रूप से एक देश में निवास करते हैं, जिनकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है। तो अब नीचे वाले पॉइंट को जरा से देखो, यह देश की घरेलू सीमा के अंदर आता है। जैसे अपने देश के अंदर, अपने देश की सीमा क्या है, अपने भौगोलिक सीमा जैसे मान लो कि ये अब बम्बई या कलकत्ता और दिल्ली, जम्मू कश्मीर की बात करते हो, इधर पूर्वांचल में जो है अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ये देश के अंतर्गत हैं। तो यही केवल हमारे देश के अंतर्गत नहीं है, इसके अलावा जो अपने देश के लोग जैसे जहाज चलाते हैं, पानी के जहाज चलाते हैं, जहाँ तक जहाज चलाते हैं
वहाँ तक हमारे देश की सीमा होती है। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सभी जो है हमारे देश के अंतर्गत माना जाता है। और इसको बोलते हैं घरेलू सीमा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और भारत के नक्शे में जो अंदर देखते हो, ये सभी के सभी जो है हमारे घरेलू सीमा कहलाती है। और घरेलू सीमा यानी इस घर के अंदर, यानी अपने देश के अंदर जो हमारे निवासी, सामान्य निवासी जो हैं, जो उत्पादन करते हैं, चाहे भौतिक हो या अभौतिक हो, उन वस्तुओं का उत्पादन का जो मूल्य होता है बाजार में, उनके मूल्य के योग को कहते हैं क्या, आपका राष्ट्रीय आय। अब जरा घरेलू सीमा की जो बात बता रहे, जरा इसमें देखो आप। घरेलू सीमा में ये कह रहा है कि घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा से एक विस्तृत अवधारणा है। इसमें देखिए, जहाँ जहाँ राजनीतिक सीमाएं होती हैं वहाँ तक हमारा देश माना जाता है। और ये सामुदायिक सीमा जो है, ये देख रहे हो, सामुदायिक सीमा यानी समुद्री सीमा। ये जो जहाँ जहाँ समुद्री सीमा है, जहाँ जहाँ समुद्र हमारा है, वहाँ तक भारत में ही गिना जाता है। तीसरा देखो, देश के निवासियों द्वारा संचालित जहाज, वायुयान, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस यान आदि जहाँ जहाँ ये जहाज हमारे लगे हुए हैं, वो सब हमारे घरेलू सीमा कहलाती है। याद रखना है इसको, यानी हमारे देश के अंदर माना जाता है। और एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान, ये सभी जो है अपने देश के अंतर्गत ही इसको हम मानते हैं। समझ रहे हो? तो ये तो रहा आपका घरेलू सीमा की। घरेलू सीमा समझ में बात आ गई। केवल भारत में जो नक्शा देखते हो वही हमारा भारत नहीं है, बल्कि उस नक्शे के बाहर जो समुद्री सीमाएं हैं वो भी हमारे भारत के अंतर्गत आती हैं। तो इस घरेलू सीमा के अंदर एक साल के अंदर जो है, जो भी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसके बाजार मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब जरा सा इधर देखो आप। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उस परिभाषा को याद रखना बहुत जरूरी है। चालू एवं स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। ये चालू और स्थिर मूल्य क्या है, यहाँ जरा देखो आप। पहला ये है चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, है ना, या मौद्रिक राष्ट्रीय आय। ये क्या है? ये कहता है कि यह देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की चालू मूल्यों का योग है। हमेशा याद रखना, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही जो है मूल्य को जोड़ा जाता है। अब इसमें y देखो, ये y बराबर Q इंटू P, ये देख रहे हो। Q क्या है? यहाँ देखो, चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है। अब P क्या है? चालू वित्तीय वर्ष। चालू वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही चालू वर्ष कहलाता है, में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, बाजार मूल्य, है ना, इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो जो आय बनती है वो ये जो है चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। समझ में आ रही बात? अब जरा आगे नीचे देखो आप। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, है ना, या इसको बोलते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय। अब ये कह रहा है इसमें जो है कि चीज वही है। यहाँ देखो, y बराबर Q गुणे P। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी अंतर ये है कि यहाँ देखिए y बराबर स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य का मतलब ये है कि जो हम कीमत यहाँ जो रखते हैं, यहाँ P बराबर देखो आधार वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य लिखा है। आधार वर्ष क्या होता है? जैसे इस साल 2020 में चालू वर्ष मानेंगे, 2021 चालू वर्ष हो गया। लेकिन इसके पहले जो 18-19 है, तो 18-19 को हम आधार वर्ष मानते हैं, या 19-20 को हम आधार वर्ष मानेंगे। तो आधार वर्ष के अनुसार आधार वर्ष में वस्तुओं का मूल्य अगर हम जोड़ लगाते हैं और चालू वित्तीय वर्ष में जो है उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को लेते हैं, तो इन दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे, तब जो आय प्राप्त होगी वो उसको बोलेंगे स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। स्थिर मूल्यों पर क्या होगा? आधार वर्ष में वस्तुओं के मूल्य को लिया जाता है, न कि चालू वर्ष
चालू वर्ष में वस्तुओं का मूल्य लिया जाता है। ये ध्यान रहे। इस वीडियो में इतना ही। तो देखा, आपको जरूरत है इसमें अभ्यास करने की। यदि आप अभ्यास करेंगे तभी जो है आपको याद रहेगा, अन्यथा याद नहीं रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर का अगला भाग अगले वीडियो में।